प्रणाम सभी को। सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अरे चलिए, सबको प्रणाम। सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। गहरा सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, कितने लोग हैं यहाँ जिनको सूर्य नमस्कार के मंत्र लर्न है? जिनको सूर्य नमस्कार के मंत्र लर्न है बोलेंगे। हिमांशु जी स्टार्ट करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम भानवे नमः। एक मिनट हमने सोचा स्लाइड ओपन कर रहे थे, गलत बोला है। ठीक है, बोलेंगे श्रुति में। श्रुति में बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। वेरी गुड। ठीक है, मालविका जी बोलेंगे एक बार। सही सुना, लय भी ठीक थी, उच्चारण भी ठीक था और मंत्र भी सही था। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। किसने किसने मालविका जी के मंत्रों को सुना है? कि सही सुना है या गलत सुना है? मैं सही सुनाया। सही सुना है, बोलेंगे आप, बोलेंगे। आवाज स्पष्ट नहीं थी दीदी उनकी। अब बोलेंगे लाजवंती मैम। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम
भर्गाय नमः। ओम गलत हो गया, सवित्रे नमः। ऐसा लग रहा गलत हो गया है, जितना हमें आता है हमको ऐसा लग रहा कुछ गलत हुआ है। अब बोलेंगे इस सर बोलेंगे। बोलेंगे रजनी जी। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। चलिए अब हम कुछ चीज़ें पूछ लें सूर्य नमस्कार के मंत्र में। सब लोग बस हैंड रेस करेंगे, जो पहले हैंड रेस करेगा उसी से पूछ लेंगे। हमारा जो 7 नंबर का पोस्चर है उसमें कौन सा मंत्र है? 7 नंबर का पोस्चर है हमारा भुजंगासन। मंत्र कौन सा है यहाँ पर? बोलेंगे हिमांशु जैन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ठीक है। हमारा 4th नंबर का जो पोस्चर है अश्व संचालन, कौन सा मंत्र है? बोलेंगे वेद प्रकाश सर। ओम भानवे नमः। वेरी गुड। 11 नंबर का जो हमारा पोस्चर है हस्तोत्थान आसन, कौन सा मंत्र है? बोलेंगे मालविका जी। ओम अर्काय नमः। ठीक है। 5th नंबर का पोस्चर पर्वतासन, कौन सा मंत्र है? बोलेंगे श्रुति मैम। ओम पूष्णे नमः। नहीं, कौन सा मंत्र है? हिरण्यगर्भाय नमः। 5th में कौन सा मंत्र? खगाय नमः। खगाय नमः। खगाय नमः। खगाय। पूछने नमः हमारा 6 नंबर पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज पढ़ते हैं चित्त के बारे में। ठीक है, कि चित्त हमारा क्या है इसको देखते हैं। चित्त अच्छा किस बुक का कॉन्सेप्ट है? किस बुक में पढ़ा है हमने चित्त के बारे में? योग दर्शन। वेरी गुड, योग दर्शन में पढ़ा चित्त। ठीक है, वहाँ पे डेफिनेशन है हमारी सेकंड जो समाधिपाद में 2nd नंबर का सूत्र है वह है योगः चित्तवृत्ति निरोधा। तो चित्त है क्या, उसके बारे में समझते। चित्त वह स्थान जहाँ हमारे अच्छे और बुरे विचारों का प्रभाव पड़ता है। अच्छे और बुरे विचार, और यही बुरे विचार और अच्छे विचार हमारे शुभ और अशुभ संस्कार भी होते हैं। अच्छे विचार शुभ संस्कार, बुरे विचार अशुभ संस्कार। वृत्ति यानी वृत्ति का मीन्स क्या है? विचार है। चित्त एक स्टोरेज है, एक जगह है जहाँ पर इनका विचारों का प्रभाव पड़ेगा। चित्त कैसा है? त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मीन्स तमोगुण, तीनों गुण हमारे चित्त में समाहित है। तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा जो डेफिनेशन है उसका अर्थ हुआ कि चित्त पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे विचारों को रोक देना या उनसे मुक्त होना ही योग है। तो चित्त, चित्त वृत्ति, चित्त स्थान है, वृत्ति विचार है, और योग चित्त वृत्ति निरोधा मीन्स होता है रोक देना। तो किसको रोक देना? अच्छे और बुरे दोनों जो विचार या संस्कार हैं उन दोनों के प्रभाव को जब हम रोक देंगे तब हम योग को उपलब्ध हो सकते हैं। फिर है चित्त वृत्तियाँ, संख्या में 5 हैं और 2 प्रकार की चित्त वृत्तियाँ। संख्या में कितनी हैं? 5 हैं। नंबर ऑफ वृत्तिज 5 है। टाइप्स ऑफ वृत्तिज कितनी है? टाइप्स ऑफ वृत्तिज जो है हमारी वो 2 हैं। तो ये जो हमारा संख्या में भारती रोरा जी, ये आप अभी ज्वाइन किया है आपने? हेलो भारती जी। हेलो
नमस्ते, मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ, तभी Sorry, आज वैसे हेमंत भैया ने बोल दिया था, तभी आपका नया नाम था इसलिए पूछा हमने। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे चित्त की। तो चित्त में अभी एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं भारती जी, थोड़ा देर से आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, पढ़ रहे हैं आज हम लोग चित्त का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो चित्त है हमारा वो योग दर्शन बुक का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि योग दर्शन जो बुक है वो चित्त पर ही आधारित बुक है कि चित्त के संस्कारों का निरोध करना ही योग है। तो ये जो हमारी बुक है चित्त में, तो चित्त है क्या उसको देखते हैं, क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोधा जो डेफिनेशन है योग दर्शन की, उसको अलग अलग जो उनके शब्द हैं उनको अलग अलग किया गया है दोनों को। तो देखते हैं उनके शब्दों के अर्थ को। तो चित्त क्या है? वह स्थान जहाँ हमारे अच्छे और बुरे विचारों का प्रभाव पड़ता है। तो चित्त कौन सा स्टोरेज प्लेस है हमारा, जहाँ अच्छे और बुरे, जैसे हम कोई भी विचार करते हैं उसका प्रभाव कहाँ होगा? चित्त पर पड़ेगा जाकर। और वृत्ति क्या है? वृत्ति मीन्स विचार। ये विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। फिर चित्त है कैसा? त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों ही जो हमारे गुण हैं उनसे समाहित है। क्योंकि हमारा जो नेचर है कभी सतोगुणी हो जाता है, कभी बहुत रजोगुणी हो जाता है और कभी तमोगुणी हो जाता है। लेकिन योग अभ्यास जितना ढंग से हम करते हैं उतना हमारा क्या होगा? जो नेचर है सतोगुणी, वो सतोगुण वाला जो स्वभाव है वो बढ़ता जाएगा, रजोगुण वाला थोड़ा सा कम होगा, और जो तमोगुण वाला है वो जितना आवश्यक है नींद के रूप में उतना काम करेगा। क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है इन्हीं तीन गुणों से परिपूर्ण होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसा व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है, जैसा व्यक्ति का भोजन है, जैसे व्यक्ति के विचार हैं, वैसे ही उसकी प्रकृति डोमिनेंट होती है। जो लोग सात्विक जीवन जीते हैं उनका सतोगुण अधिक प्रभावित हो जाएगा। जो लोग कार्य क्षेत्र शरीर के स्तर पर अधिक काम करना पसंद करते हैं उनका रजोगुण अधिक प्रभावित हो जाएगा। और जो लोग केवल आलसी जीवन व्यतीत करते हैं और किसी काम में रुचि नहीं लेते हैं उनका गुण, उनके अंदर तमोगुण विकसित हो जाएगा। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा का अर्थ हुआ कि चित्त पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे विचारों को रोक देना। निरोध मीन्स होता है रोक देना, टू कंट्रोल, रोक देना या मुक्त होना ही योग है। सेकेंड पॉइंट है चित्त वृत्तियाँ। संख्या में जो टाइप्स ऑफ वृत्तीज हैं वो 2 हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चित्त वृत्तीज। और नंबर ऑफ जो वृत्तीज हैं हमारी वो 5 है। तो जो 5 वृत्तीज हैं उनको देखें, वृत्तियाँ हैं, संख्या है 5 की। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रकार कौन से हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट मीन्स होता है अच्छे विचार, बुरे विचार, और अक्लिष्ट मीन्स होता है अच्छे विचार, शुभ विचार। क्लिष्ट मीन्स अशुभ विचार और अक्लिष्ट मीन्स शुभ विचार। तो क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या हैं? जो हमें बार बार दुख देती हैं, बार बार संसार में हमें की ओर ले जाती हैं, बार बार चिंता और तनाव हमारे अंदर पैदा करती हैं, वो सभी वृत्तियाँ या विचार क्लिष्ट हैं, अशुभ हैं। और जो अक्लिष्ट हैं वो क्या है? शुभ विचार और शुभ वृत्तियाँ हैं। अब इन सबको अभी हम चलिए अब आते हैं, एक बार क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कितने लोगों को ये समझ में है कि चित्त वृत्तियाँ कितनी हैं और प्रकार कितने हैं? रेज योर हैंड। चित्त वृत्तियाँ कितनी हैं और प्रकार कितने हैं? ओके, लाजवंती जी बोलेंगे, लगभग सभी ने किया है। दीदी, चित्त वृत्तियाँ तो 5 हैं संख्या में और प्रकार में 2 हैं। ठीक है, जो संख्या में 5 हैं उनके नाम बोलेंगे। मुझे एक तो विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति और एक और रह गया। और प्रकार में क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, हेमलता मैम बोलेंगे, प्रकार भी बोलेंगे और नाम भी बोलेंगे, संख्या। दीदी नमस्कार। हाँ। चित्त वृत्तियाँ 5 प्रकार 5 होती हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और उनके 2 प्रकार होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट हमारे शुभ संस्कार हैं या अशुभ संस्कार हैं?
क्लिष्ट होती हैं जो दुख देने वाली होती हैं, तो ये अशुभ संस्कार हो गए। अशुभ। और और अक्लिष्ट होती है जो कि सुख देने वाली होती है। तो ये सभी शुभ संस्कार हैं। ठीक है, कई बार अच्छे विचार और शुभ संस्कार ऐसे करके पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिए अक्लिष्ट मीन्स अच्छे विचार, तो ये शुभ संस्कार हो गए, और क्लिष्ट बुरे विचार ये अशुभ संस्कार हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चित्त के बारे में। चित्त स्मृतियों का भंडार गृह है जिसमें विचारों और अनुभवों का संग्रह होता है। ये बहुत उपयोगी होता है, लेकिन कभी कभी चित्त परेशानी का कारण भी बन सकता है जब वह दूसरी वृत्तियों के साथ सुचारू रूप से कार्य न करे। जब वह दूसरी वृत्तियों के साथ सुचारू रूप से कार्य न करे। स्मृति को योग दर्शन में संस्कार कहा जाता है। फिर जो फर्स्ट लाइन है वो ध्यान रखने हुए, चित्त क्या है? स्मृतियों का भंडार गृह है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो सब कहाँ कलेक्ट है? वो सब हमारे चित्त में कलेक्ट है। जब भी हम लोग एकदम अच्छी खुशी का वातावरण होता है, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके कारण हमें कभी पास्ट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो सारी यादें वापस आ जाती हैं। तो ये सब कहाँ है? हमारे पास स्टोरेज है, सभी चीज़ें एक जगह कलेक्शन में पड़ी हुई हैं। जब जैसी परिस्थिति होती है उनके अनुसार हमें अपनी पुरानी स्मृतियाँ याद आ जाती हैं, जिसमें विचार हैं और अनुभव हैं। कई बार हम लोगों को कुछ विचार याद रह जाते हैं, और कई बार विचारों का प्रभाव अनुभव के साथ भी हम लोग को याद रह जाता है। ये बहुत उपयोगी होता है, लेकिन कभी कभी चित्त परेशानी का कारण भी बन सकता है। क्यों परेशानी का कारण बनेगा? जब वह दूसरी वृत्तियों के साथ सुचारू रूप से कार्य ना करे। मान लो जो और हमारी वृत्तियां हैं उनके साथ मिलकर कार्य नहीं करेगा तो चित्त में कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे हम लोग अनायासी परेशान हो जाते हैं, अनायासी दुखी हो जाते हैं, जीवन के प्रति भयभीत हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? जो चित्त में हमारी स्मृतियाँ पड़ी हुई हैं, हमारे अच्छे बुरे संस्कारों का जो प्रभाव पड़ा हुआ है, उसके कारण हम प्रेजेंट में भी परेशानी फील करने लगते हैं। स्मृति को योग दर्शन में संस्कार कहा जाता है। ये सब ध्यान में रखेंगे। स्मृति क्या है? स्मृति संस्कार ही है। अब हम लोग 1 मिनट देख लेते इसमें है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं जो संख्या है हमारी प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इसका बस एक लाइन में अर्थ देख लेते हैं। ये है क्या? प्रमाण मीन्स होता है प्रमाण वृत्ति। जैसे अभी हम आपको सामने से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रमाण मीन्स जो कुछ जिसमें तथ्य तर्क प्रमाण हो, जिसे देखा जा सकता हो, सुना जा सकता हो, समझाया जा सकता हो, ये सब कौन सी वृत्ति है? प्रमाण वृत्ति है। फिर विपर्य वृत्ति। अब जो ये प्रमाण वृत्ति है ये अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। ठीक है, यदि हम अच्छे लोगों से मिलते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है, बुरे लोगों से मिलते हैं वो भी प्रमाण ही है। मान लो अभी आपको अच्छी बातें, हम लोग मंत्र बोल रहे थे प्रार्थना में और इसी में हम लोग लूज वर्ड्स बोलना शुरू कर दें, प्रमाण दोनों के ही है। तो जब लूज वर्ड्स बोलेंगे तो ये कौन से प्रमाण होंगे? क्लिष्ट प्रमाण होंगे, क्लिष्ट होंगे। और जब हम प्रार्थना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं जिससे हमारा मन मस्तिष्क दोनों रिलैक्सेशन मोड में आ रहे हैं, तो यही क्या होंगे? यही हमारे शुभ प्रमाण हो जाएंगे। किसको किसको ये बात समझ में आ रही है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रमाण कैसे होंगे? क्योंकि यही जो हमारे 5 प्रकार हैं वृत्तियों के, 5 नाम है वृत्तियों के, इन्हीं के प्रकार होंगे। तो प्रमाण वृत्ति शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। ऐसे ही विपर्य को देखेंगे। विपर्य मीन्स होता है, तो प्रमाण में हमारे 3 तरह के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण जो आमने सामने हैं हम लोग, वो प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है? जब हम किसी भी घटना का अनुमान लगा लेते हैं, कहीं पर धुआं बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत देर से दिख रहा है दूर से, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि निश्चित ही यहाँ कहीं आग लगी हुई है। बहुत तेज काली घटाएं आसमान में जब छा जाती हैं, बादल आसमान को ढक लेते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है कि बारिश होने वाली है। तो ये सब क्या है कि हम घटना को देखकर अनुमान लगा लेते हैं, उसका नाम है विपर्य। प्रमाण में जो अनुमान वाला था, प्रमाण में प्रत्यक्ष था एक प्रमाण, दूसरा अनुमान था। तो अनुमान वाला प्रमाण क्या है? घटना को देखकर अनुमान करना। फिर उसी में है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण होते हैं हमारे जो भी हमारे वेद उपनिषद ग्रंथ लिखे गए हैं,
रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, जितने हमारे वैदिक ग्रंथ हैं या संत महापुरुषों सद्गुरुओं की वाणी है, वो सब हमारे आगम प्रमाण है। तो ये प्रमाण में 3 प्रकार थे। फिर विपर्य की बात करते हैं। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान मीन्स जो दिख रहा है वो नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सांप है तो हमें दिखाई दे रहा है रस्सी, और रस्सी है तो रस्सी दिखाई दे रही है सांप। तो सांप हमें रस्सी दिखाई दे या रस्सी सांप दिखाई दे, दोनों ही गलत हैं और दोनों ही से हमें समस्या पैदा होगी। तो सांप यदि सांप दिखाई देगा तो हम सांप को देखकर अपना बचाव कर सकते हैं। रस्सी यदि रस्सी दिखाई देगी तो हम बिना वजह सांप समझकर भयभीत नहीं होंगे। तो विपर्य ज्ञान का मीन्स है जब भी हमें कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति गलत दिखाई देती है तो वो सब क्या है? क्लिष्ट वृत्ति होगी। और जब जो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, इसे अक्लिष्ट वृत्ति कहा जाएगा। तो विपर्य ज्ञान भी हमारे लिए क्लिष्ट होगा तो हानिकारक है और अक्लिष्ट होगा तो लाभदायक है। इसके बाद है विकल्प। विकल्प मीन्स होता है कि जब भी जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित नहीं है, यदि हम, कई बार होता है ना, कुछ लोग खाली बैठे हैं, वो ज़बरदस्ती ऐसी बातें सोच रहे हैं कि कोई घर में लेट आएगा या नहीं आ रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो क्या सोच रहे हैं? कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं कोई घटना दुर्घटना ना हो गई हो। कई बार कुछ लोग कोई समस्या नहीं है तो भी चिंता कर रहे हैं कि कल क्या होगा, कल बच्चों का क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, कल घर का क्या होगा। ये सब क्या है? मतलब जो संकट है भी नहीं आपके सामने, उसको भी बिना वजह आप मन में उसका चिंतन कर रहे हैं। तो ये क्या है? विकल्प वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण है जो हमें परेशान कर रहा है। और अक्लिष्ट क्या होगा? अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति का उदाहरण है भगवान, जो हमारे सूरदास जी हुए हैं, कवि हैं, उन्होंने, उनकी आंखें, जो कि कहा जाता है कि जन्मजात उन्हें दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड है, वो भगवान कृष्ण के बाल रूप की, वात्सल स्वरूप की ऐसी रचना कर रहे हैं जैसे लगता है कि उन्होंने भगवान के वात्सल स्वरूप को देखा है। तो यदि जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके प्रति नकारात्मक सोचेंगे तो ये नकारात्मकता क्या है? ये नकारात्मकता क्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण होगा। और यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो मान लो जितने बड़े बड़े इस दुनिया में आविष्कार हुए हैं वो सब क्या है? कल्पना ही तो है। विकल्प वृत्ति एक तरह की कल्पना है। कल्पना यदि वैज्ञानिक होगी तो ये हमें एक सही स्वरूप देगी। कल्पना यदि हमारी केवल निरर्थक होगी तो ये क्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण है। तो विकल्प में क्या है? सभी कल्पनाएं हैं। कल्पना वैज्ञानिक होगी तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, और कल्पना निरर्थक होगी, खाली होगी, तो यही कल्पना हमारे लिए क्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण बनेगा। फिर देखते हैं निद्रा। निद्रा में क्या है? निद्रा एक तरह का तमोगुण है। यदि कोई व्यक्ति जरूरत से अधिक सो रहा है, किसी भी समय सो रहा है, देर से उठ रहा है, तो ये सब क्या है? निद्रा की क्लिष्ट वृत्ति के उदाहरण हो गए। लेकिन कोई व्यक्ति यदि निद्रा को योग निद्रा में बदल दे, गहरी नींद में समय पर सोए और समय पर जागे, तो यही निद्रा व्यक्ति के जीवन में ध्यान का भी कारण बन सकती है, उन्नति का भी कारण बन सकती है। तो निद्रा जब हानिकारक हो तो ये क्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण है। निद्रा यदि योग निद्रा में कन्वर्ट हो जाए, समय पर सोए, समय पर जागे, स्वास्थ्य अच्छा रखे, तो यही निद्रा हमारी अक्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण है। फिर स्मृतियों को देखते हैं। स्मृतियाँ क्या है? संस्कार भी हैं, यादें भी हैं। ये स्मृतियाँ क्या कर रही हैं? यदि हमारे जीवन में हम अच्छी स्मृतियों को याद करते हैं तो प्रेजेंट हमारा अच्छा होता है, और यदि हम बुरी स्मृतियों को याद करेंगे तो क्या होगा? आज जो अच्छा समय है ये भी खराब हो जाएगा। तो अच्छी स्मृतियों को याद करना क्या है? अक्लिष्ट वृत्ति है, और बुरी स्मृतियों को याद करना क्लिष्ट वृत्ति के उदाहरण है। तो ये थे जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, 5 नाम हैं हमारे वृत्तियों के, और उनके जो प्रकार थे क्लिष्ट और अक्लिष्ट, उनको हमने डिफाइन किया। अभी किसी को इसमें कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ पूछ लें। हाँ,
बोलेंगे रजनी जी, मालविका जी, जिनको सही समझ नहीं आया वो पूछ लेंगे। मैम जैसे आपने विकल्प में बताया कि हम लोग कुछ सोचते हैं, विकल्प का आपने मतलब क्लियर बताया ना कि जब हम लोग सोचते हैं कल्पना, कुछ कि विकल्प ऐसा का हो मीन्स सकता कल्पना। तो मैम जो प्रमाण में अनुमान होता है वो भी इसी तरीके का होता है कि हम अनुमान लगाते हैं और इमेजिन करते हैं कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, इस वजह से आग निकली होगी, मतलब ऑलमोस्ट ये सेम है, इसमें डिफरेंस क्या है? अनुमान जैसे में इसमें क्या भी- है, हमें कुछ दिख रहा है, अनुमान में हमें कुछ दिख रहा है, उसके आधार पर रियलिटी को हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, अनुमान में क्या है, धुआं दिख रहा है तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि आग होगी, और यदि हमें बादल दिख रहे हो तब आग का अनुमान नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे कि पानी बरसने वाला है। ठीक है, ये हुआ। लेकिन कल्पना में क्या है, कल्पना में चाहे हम पानी बरसने की बात सोचें, चाहे नदी में डूबने की बात सोचें, चाहे नदी से उबरने की बात सोचें, चाहे हम सोचें कि हमें कैंसर से हम मर जाएंगे, और चाहे तो सोच लें कि कैंसर से हम बच जाएंगे। मतलब कल्पना का मीन्स है कि यदि कल्पना को साकार रूप देंगे, कल्पना वैज्ञानिक होगी, तो इस दुनिया में जितने भी बड़े काम होते हैं वो किसके कारण होते हैं, हमारी कल्पना को वैज्ञानिक स्वरूप देने के कारण होते हैं। जब साकार कल्पना होती है तो सकारात्मक काम होंगे, और जब हमारी कल्पना क्या होगी, क्लिष्ट होगी, तो फिर हमने अभी बताया कि बिना वजह हम चिंतित हो रहे हैं, रोगों को आमंत्रण दे रहे हैं, कोई किसी कारण से लेट है, हम घर बैठे ही सोच रहे हैं एक्सीडेंट हो गया होगा, हो ना जाए। मतलब जब हम लोग निरर्थक बातें सोच रहे हैं जो हमारे सामने है भी नहीं, तो ये सब क्या है, ये क्लिष्ट वृत्ति है विकल्प का। और यही जब हम अच्छा सोचते हैं कि जीवन मिला है, ईश्वर रक्षा करेंगे, संसार कल भी चल रहा था, आगे भी चलेगा, तो ये क्या है, यही हमारी सार्थक कल्पना है। तो सूरदास जी क्या है, उनको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं तो भी भगवान के वास्तव स्वरूप का एक वैज्ञानिक वर्णन कर रहे हैं, एक सकारात्मक वर्णन कर रहे हैं। और हम लोगों के आंखें हैं तो भी हम लोग सही चीज़ों को कुरूप बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये विकल्प वृत्ति का उदाहरण है जो अनुमान से बिल्कुल अलग है। ठीक है रजनी जी, हेलो रजनी जी। यस मैम। ठीक है, चलिए अभी और किसी का कोई क्वेश्चन हो इन जो हमारी वृत्तियां हैं इनको समझने में, तो प्लीज पूछ लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्टिंग में आपने क्लिष्ट को अच्छे शुभ विचार बताया ना, क्लिष्ट क्लिष्ट का मीन्स होता है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे एक बार, फिर से देख लेंगे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, अच्छे और बुरे विचार तो ये लिख दिया गया, वृत्ति मीन्स, वृत्ति का मीन्स हो गया अच्छे और बुरे विचार, क्लिष्ट का मीन्स होता है बुरे विचार, अक्लिष्ट का मीन्स होता है अच्छे विचार। ठीक है, में हो सकता है कुछ सुनने में या कहने में अंतर हो गया हो। हाँ ठीक है, क्लिष्ट मीन्स बुरे विचार, अशुभ संस्कार, अक्लिष्ट मीन्स अच्छे विचार, शुभ संस्कार। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चित्त भूमियाँ और चित्त की अवस्थाएं। पहले हमने क्या देखा चित्त के बारे में, कि चित्त है क्या, जो चित्त क्या है, एक स्टोरेज है जहाँ पर हमारे अच्छे और बुरे विचार और संस्कारों का प्रभाव एकत्रित होता है। फिर हमने देखा चित्त त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक का मीन्स सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही चित्त के स्वरूप हैं। फिर हमने थर्ड कॉन्सेप्ट फिर उसी में थर्ड देखा कि चित्त की वृत्तियों की संख्या कितनी है और चित्त वृत्तियों के प्रकार कितने हैं, ये फोर्थ कॉन्सेप्ट था। फिफ्थ में हम देख रहे हैं चित्त भूमियाँ, चित्त की भूमियाँ कितनी हैं और चित्त की अवस्थाएं, भूमियाँ और अवस्थाएं एक ही बात है। तो अब हम लोग देख रहे हैं चित्त की जो 5 भूमियाँ हैं, अवस्थाएं, महर्षि वेदव्यास जी ने पातंजल योग सूत्र के भाष्य में वर्णित किए हैं। ये योग दर्शन बुक में भी है, लेकिन वो फिर 3rd चैप्टर में जाकर है। तो ये प्रॉपर कहाँ डिफाइन किया गया, व्यास भाष्य जो कमेंट्री है योग दर्शन पर, फर्स्ट कमेंट्री लिखी गई है, उसमें भूमियों का वर्णन स्टार्टिंग में ही किया गया है। तो चित्त की जो 5 भूमियाँ या अवस्थाएं हैं, फर्स्ट है क्षिप्तावस्था, सेकेंड है मूढ़ावस्था, ये मूढ़ ऐसे लिखा है लेकिन बोलते हैं तो अवस्था जोड़ देते हैं, क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था एवं निरुद्ध अवस्था। सब आराम से यही देखे लर्न करें, तुरंत हम सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्षिप्त भूमि, मूढ़ भूमि ऐसे पढ़ सकते हैं, क्षिप्तावस्था,
मूढ़ अवस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था, निरुद्धावस्था। सब लोग लर्न कर लें, तुरंत हैंड रेज करें, फिर हम एक बार सुनना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ें। मालविका जी, मानिक जी को लर्न हो गया है। चलिए श्रुति मैम बोलेंगे। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। ठीक है, मानिक जी बोलेंगे। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। ठीक है, यतीश सर बोलेंगे। भारती जी बोलेंगे। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। ठीक है, अब देखते हैं जो ये अवस्थाएं हैं, इनके अर्थ देखते हैं, समझते हैं क्या है। क्षिप्त अवस्था जो है, इसमें हम परेशान होते हैं। अच्छा, एक बात बताएंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे खुद के जीवन में तीनों गुण हैं या नहीं है। कितने लोगों को लगता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे जीवन में तीनों ही गुण हैं? जिनको लगता है तीनों ही गुण हमारे जीवन में हैं, वो हैंड रेज कर दें। अभी जो लोग ने हैंड रेज नहीं किया, उन्हें कन्फ्यूज़न है। ठीक है, आप सब हो गए। ठीक है, देखिए अब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहाँ हैं और कैसे फ्रूटफुल हो सकते हैं। जो हमारा सुबह का समय होता है, वो क्या होता है, उस समय हमारे खुद की अपनी दिनचर्या में फील करेंगे तो सुबह के समय सतोगुण बढ़ा होता है। उस टाइम पे आपसे कोई लड़ने को कहे, किसी से चिल्लाने को कहे, तो सुबह सुबह नहीं करेंगे। और यदि कोई सुबह सुबह व्यक्ति चिल्लाने का अभ्यास है तो समझ लेना इनका सतोगुण डाउन है। ठीक है, तो सुबह के समय मोस्टली सभी के यहाँ पूजा पाठ जो सुबह के समय शांतिपूर्ण किए जाने वाले कार्य हैं, तो वो सतोगुण अवस्था में होते हैं, वो सुबह सतोगुण विकसित होता है। फिर जैसे जैसे सूर्योदय का टाइम बढ़ता जाता है, मान लो 7, 8, 9 ऐसे जो टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है, हम लोग फिजिकली वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या है, रजोगुण वर्क करता है। फिर थर्ड है तमोगुण। तमोगुण कब सही से काम करता है, जैसे ही शाम का जो सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, उसके बाद आप देखेंगे हर काम के प्रति हम क्या सोचने लगते हैं, जो भी प्रत्येक काम हमारे जीवन में चल रहा है, कि या तो सूर्यास्त से पहले उसे पूरा कर लें, नहीं तो अब हम फिर से कल करेंगे, क्योंकि अब थकान हो रही है, अब हम जो भी काम सुबह से कर रहे थे उनको विराम देंगे। और विराम क्यों देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा कब काम करती है, जब तक सूर्योदय से सूर्यास्त का समय है, इस टाइम पर। फिर उसके बाद हमारे शरीर से जो काम किए जाते हैं, शरीर से काम लेने वाले हैं जो हम लेते हैं, वो कम होते जाएंगे। तो रात का समय क्या है, तमोगुण है। तो सुबह यदि हम लोग केवल अपने जीवन को ठीक करना चाहें, तो सुबह का समय सतोगुण से भरा हुआ है, तो वहाँ शांतिपूर्ण कार्य करें, योग, प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ, पढ़ाई, जो भी सही डिसीजन है स्वास्थ्य के लिए हितकर है, वो सब सुबह करें। फिर हम लोग रजोगुण जो दिन में कार्य करने वाले हैं उन्हें पूरा करें। तमोगुण का मीन्स हुआ कि सूर्यास्त के बाद काम को विराम दें, भोजन समय पर लें और उसके बाद जल्दी हम लोग सो जाएं। तो तमोगुण क्या है, फिर यही तमोगुण हमारे जीवन में हमें लाभ देना शुरू करेगा, क्योंकि हम समय पर सोए हैं, समय पर जागे हैं, तो ये तमोगुण हमें फायदा देगा और हमारे लिए सहयोगी होगा योग करने में। अब देखते हैं ये जो हमारे तीनों गुण थे, हमारे सतोगुण, रजोगुण हमारे जीवन में कैसे काम कर रहे थे। अब यहाँ देखते हैं जब जो चित्त भूमियाँ हैं, चित्त की अवस्थाएं हैं, तो क्षिप्तावस्था है। ये हमने इसलिए सब कुछ बताया था कि अब अपना कॉमन सेंस लगाकर हमारे क्वेश्चन का सभी आंसर देंगे। सबसे ज़्यादा परेशान कौन से लोग होते हैं, सतोगुणी वाले लोग, रजोगुणी वाले लोग या तमोगुणी वाले लोग? रजोगुण। सब लोग पहले
श्रुति मैम के आंसर से जो लोग एग्री हैं वो हैंड रेज कर दें। मैम क्या पूछा था आपने? हमने कहा सबसे अधिक कौन से लोग परेशान होते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी? तमोगुणी। तमोगुणी सबसे ज्यादा परेशान होंगे। बिल्कुल गलत। तमोगुणी वाले लोग तो इतने आलसी होते हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं है किसी भी समस्या से, क्योंकि उन्हें इतना आलस से होता है, ठीक है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है भारती जी कि हमें क्या करना है। तमोगुणी वाले लोगों को तो आप अच्छी से अच्छी चीजें दे दीजिए तो वो खराब में ही रहना पसंद करेंगे, ठीक है। भारती जी मेरी बात क्लियर हो रही है? लेकिन मुझे डाउट आ रहा है, देखो अव्यवस्थाएं होती है ना आसपास, तो हम फोकस नहीं हो पाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं। भले वो तमोगुण में है लेकिन वो अपने तमोगुण में खुश नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते। चलिए अब भारती जी को हम एक कहानी सुनाते हैं तो भारती जी को मेरी बात तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपने कभी देखा है कि जो लोग मंदिरों के पास बैठते हैं उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सामान दिए जाते हैं, उन्हें आप कितने भी अच्छे कपड़े देकर आना लेकिन वो नए कपड़े आपके नहीं पहनेंगे, ठीक। अच्छे से अच्छे उन्हें बर्तन देकर आना, नहीं खाएंगे वो। एक उदाहरण देते हैं जो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कुछ दिन पहले कानपुर में जब मायावती मुख्यमंत्री थी मायावती जी, उस टाइम पे एक सर्वे हो रहा था हमारे घर के पास। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनको बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन एक रूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम और छोटा सा बरामदा टाइप का ये उनके लिए घर बनाया गया। करीब 1000 के आसपास घर बने थे। तो उसमें फिर उन लोगों को चाबी दी गई। फिर जो लोग उस तरह के ये जो बाहर रहने वाले लोग थे, फिर इन लोगों ने क्या किया, या तो किसी को बेच दिया या तो फिर उनको किराए पर दे दिया। तो कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पर आए उनका व्यूज़ लेने कि ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को इतनी सुविधा दी गई और ये लोग इसमें क्यों नहीं रहे। तो फिर उन लोगों ने बताया, मोस्टली लोगों का जो व्यूज़ थे वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हमें अब जैसी कंडीशन में हम रह रहे हैं हमें वैसा ही रहना पसंद है, अच्छी जगह में हमारा दम घुटता है, ठीक है। ये भारती जी हम छोटी सी बात नहीं बता रहे हैं, इस पर बहुत बड़े लेवल पे हम काम कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे डाउट आ रहा है, तो ये बोलिए, आप कहने बोलिए, का मतलब हम लोगों ने जो साइंस में पढ़ा है कि हम लोग जहाँ रहते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं, उस जगह को मान लेते हैं, तो फिर रजोगुणी भी अपनी अवस्था में हैप्पी होंगे और सतोगुणी भी। अगर आप समाज के कॉन्ट्रास्ट की बात करोगे तो सतोगुणियों के जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन उससे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि सच की राह में मुश्किलें तो आती ही है। और फिर रजोगुणी को डिस्टर्ब होना चाहिए, आई थिंक। नहीं, जो हमने यही पूछा था, तो जो सबसे अधिक प्रॉब्लम फेस करते हैं वो रजोगुणी फेस करते हैं, ठीक है। तमोगुणी फेस नहीं करते, क्योंकि तमोगुणी वाले जो लोग हैं उनके जीवन में विकास की संभावनाएं वो देखते ही नहीं हैं। उनके पास जो है वो उसी का सदुपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। वो अपने शरीर और मन की सफाई रखने का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी समस्याएं सबसे अधिक जो लोग फेस करते हैं वो रजोगुणी स्वभाव में होती है, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। चलिए अब हम लोग, तो ये जो क्षिप्त अवस्था है ये किससे संबंधित है? रजोगुणी लोगों से संबंधित है, ठीक है। सब ध्यान में रखें, जिनको लिखना हो वो अपना पेन यूज करेंगे। क्षिप्त अवस्था क्या है? रजोगुणी लोगों की है। मूढ़ अवस्था तमोगुणी लोगों की है, जहाँ सुस्त लोग हैं। फिर जब लिखा है विक्षिप्त अवस्था और विचलित अवस्था, जो विक्षिप्त अवस्था है ये किसकी है? जिसमें सतोगुण भी हमारा काम कर रहा है और रजोगुण भी। कभी हम सतोगुण के साथ प्रभावित हो रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं मनुष्य जीवन है तो अच्छे कार्य भी करने चाहिए, ये भी मन कर रहा है। फिर लग रहा है संसार है, यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे, चालाकी नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो ये अवस्था है विक्षिप्त अवस्था, जिसमें सतोगुण और रजोगुण दोनों काम कर रहे हैं, कोई एक गुण पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। फिर है एकाग्र अवस्था, केंद्रित अवस्था, जो हमारी सेंटर ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये है हमारा पूर्ण सतोगुण अवस्था। एकाग्र अवस्था पूर्णतः सतोगुण है, इसमें अब रजोगुण प्रभावित नहीं हो रहा है। फिर जो हमारा निरुद्ध अवस्था है, निरुद्ध अवस्था सतोगुण से भी आगे की अवस्था है, जिसमें हम तीनों गुणों से पार हो गए हैं। मीन्स
ना, अब हम रजोगुण और तमोगुण से तो पहले ही बाहर हो गए थे, अब सतोगुण से भी बाहर हो गए। मीन्स हम अब प्रकृति के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे हम बोलते हैं मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तो निरुद्ध अवस्था क्या है? मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य को प्राप्त करने की अवस्था का नाम है। तीनों अवस्थाओं के नाम समझ में आए कि किससे कौन संबंधित है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? पूजा जी बोलेंगे। मैम, अवरुद्ध का मीनिंग क्या है? अवरुद्ध और निरुद्ध का मीनिंग है साल्वेशन, मोक्ष और मुक्ति। ठीक है, ये। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि चित्त से संबंधित ये सभी कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। ठीक है, ये आपके सभी क्वेश्चन हैं प्रॉपर। और किसी का ऐसा क्वेश्चन जिनको लग रहा हो कि अभी इन सबका जो कॉन्सेप्ट है वो जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अभी किसी को लग रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मैडम एक बार फिर से आप बोलेंगे? क्षिप्त का रजोगुण है, मूड का तमोगुण, यस। विक्षिप्त में रजोगुण और सतोगुण दोनों है, तमोगुण नहीं है यहाँ पर। रजोगुण और सतोगुण दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए विचलित है, क्या करें क्या ना करें। एकाग्र में सतोगुण। ठीक है, और जो निरुद्ध अवस्था है वहां पर हम सभी गुणों से पार हो गए, केवल मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ठीक है, बोलिए। और मुनि जी एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। बोलिए जी, क्षिप्त अवस्था रजोगुण, मूढ़ अवस्था तमोगुण, विक्षिप्त अवस्था रजोगुण और सतोगुण दोनों हैं यहाँ पर, एकाग्र अवस्था कंप्लीट सतोगुण, निरुद्ध अवस्था सभी गुणों से पार, साल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य। ठीक है, और किसी का भी? हाँ बोलेंगे, लाजवंती जी बोलेंगे। दीदी मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बताया विक्षिप्त के लिए तमोगुण और रजोगुण का समान वो रहता है, तो अपन सामान्य रजोगुण और सतोगुण दोनों बराबर, रजोगुण और सतोगुण, लेकिन अपन सामान्य भाषा में ऐसे बोलते हैं ना, ये तो विक्षिप्त है यानी पागल है, पागल के समानांतर उसको उपयोग में लेते हैं, तो वो क्या है? वो विक्षिप्त बोलते हैं मनोविज्ञान में। ठीक है, और वहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही वाला होता है। विक्षिप्त कौन से लोग होते हैं? विक्षिप्त हमेशा वो लोग होते हैं जो एक निर्णय नहीं ले पाते हैं। जब हम एक डिसीजन, कई बार होता है ना, हम लोगों को लगता है कि हम जो काम करेंगे यदि झूठ बोल देंगे तो ये काम हो जाएगा, फिर लगता है यदि काम झूठ बोलकर हुआ तो इसका परिणाम क्या मिलेगा। तो जो दोनों के बीच में फंसते हैं वो हैं विक्षिप्त लोग। और जो लोग ये सोचते हैं कि काम करना है, या तो काम ही करना है तो झूठ बोल लो, या तो झूठ बोलने पर बिलीव कर लो, या तो उसके परिणाम पर बिलीव कर लो। दोनों में से एक को तो चुनना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि दोनों आराम से हो जाए तो दोनों आराम से नहीं होंगे। तो इसलिए विक्षिप्त वाले लोग परेशान होते हैं, जो सतोगुण और रजोगुण के बीच में निर्णय लेते हैं क्या सही क्या गलत, तो ये लोग परेशान होंगे। ठीक है, और जिनका क्वेश्चन है बस बोलते जाएंगे सब अपना अपना। तो इसमें मैम ये पूछना चाह रहे हैं, विक्षिप्त में मतलब ज्यादा कौन सा है, सत्वगुण या रजोगुण? मतलब कुछ होगा ना कि भाई ये ज्यादा होता है ये कम होता है। विक्षिप्त में जो है हमारा सतोगुण अधिक होता है, लेकिन प्रभावित होता है रजोगुण से। कई बार आपने देखा है ना कि हम लोग जब अच्छी बात सुनते हैं, मान लो हम लोग ने अभी क्लास में सुना कि सुबह 6 बजे सभी लोग प्राणायाम करें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। इसमें से कितने लोग हैं जो इनको ऐसा लग रहा है ये बात गलत है? कोई है ऐसा? नहीं है, बिल्कुल फाइनल लग रहा है ना कि 6 बजे कोई टाइम भी नहीं, घर में ही करना, ऑनलाइन करना है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सबको पता है। अब सुबह कितने लोग उठते हैं 6 बजे करते हैं? कितने लोग सुबह उठ के करते हैं? ठीक है, तो जो सुना सभी ने है, सभी को पता है कि सुबह उठकर ये काम करना ठीक है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं उठते हैं सुबह? क्योंकि रजोगुण प्रभावित हो जाता है, नींद आ रही है, शरीर को थोड़ा आराम चाहिए, ठंडी लग रही है, इससे बचाव चाहिए, इसलिए नहीं उठते। तो ये क्या हुआ कि सतोगुण प्रभावी हो रहा था, सभी कुछ समझ रहे थे, फिर भी हम शरीर को आराम देने के कारण नहीं उठे। ठीक है, क्लियर हो गया सतोगुण रजोगुण कैसे काम कर रहे हैं? और किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन फटाफट पूछे भाई जल्दी से, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए फिर हम समझ
सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग चित्त विक्षेप क्या है। चित्त विक्षेप देख रहे हैं हम लोग, क्या क्या हमने पढ़ा था। पहले चित्त को देखा, फिर चित्त त्रिगुणात्मक है ये देखा, फिर चित्त के प्रकार देखे, फिर चित्त के नाम देखे जो 5 हैं, चित्तवृत्तियाँ जो हैं उन्हीं के प्रकार देखे। फिर हमने क्या देखा, चित्त की भूमियाँ देखी, ठीक है, अवस्थाएं। इसके बाद अब क्या देख रहे हैं, चित्त विक्षेप देख रहे हैं कि चित्त को विक्षेप मीन्स होता है जो हमारे चित्त को प्रॉब्लम देते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं चित्त में। तो वो कौन कौन से हैं हमारे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शनालब्ध भूमिकत्वानि भूमिकत्वानवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। ये क्या है, 9 वो कारण हैं जो हमारे चित्त में समस्या उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये उपयुक्त क्या है, उपयुक्त योग के विघ्न हैं। तो चित्त में समस्या का मीन्स जब भी हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में ये सब समस्या उत्पन्न करते हैं। चित्त की एकाग्रता को भंग करने वाले शत्रु हैं, मतलब हमारे जीवन में जो डिस्टर्बेंसेज आते हैं वो इन्हीं के कारण आते हैं। व्याधि है हमारा, व्याधि शरीर से संबंधित है। धातुओं वात, पित्त, कफ लिखा नहीं हुआ, यहाँ कफ भी हुआ। वात, पित्त, कफ आदि की विषमता से शरीर में ज्वर आदि पीड़ा का होना। जब भी शरीर से संबंधित कोई भी रोग उत्पन्न होंगे वो हमारे धातुओं की विषमता के कारण होते हैं और इन्हें व्याधि कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, व्याधि में शरीर से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे या मन से संबंधित। तो व्याधि में किससे संबंधित रोग उत्पन्न होंगे, शरीर से, ठीक है। स्त्यान के है, संध्या, उपासना आदि शुभ कर्मों से जी चुराना, जानबूझकर ना करना। जब भी हमारा अच्छे कामों से मन हटने लगे या हम उस टाइम पर उन कामों में मन ना लगाएं तो ये क्या, स्त्यान है। फिर है संशय, किसी वस्तु के बारे में 2 प्रकार का ज्ञान होना, अर्थात यह वस्तु ऐसी है अथवा ऐसी नहीं है। जैसे आत्मा अमर है, आत्मा अथवा मर जाता है। मतलब जब भी डाउटफुल कंडीशन में होंगे तो ये सब क्या है, ये भी हमारे चित्त को परेशानी दे रहे हैं। तो संशय हमारे मन से संबंधित होंगे, डाउट्स, या शरीर से संबंधित, मन से संबंधित, ठीक है। इसमें ध्यान रखते जाएंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कौन से जो चित्त विक्षेप उत्पन्न करने वाले कारण हैं, कौन से मन से संबंधित हैं और कौन से शरीर से संबंधित है। फिर है प्रमाद। प्रमाद मीन्स मैडम स्त्यान शरीर से संबंधित आएगा, स्त्यान मन से संबंधित आएगा। जब शुभ कर्मों से जी चुराना, ना करने का मन करना, तो ये क्या होगा, मन से संबंधित हुए, ठीक है, शरीर से नहीं हुए। फिर प्रमाद है हमारा समाधि के साधनों, यम नियम आदि को भूल जाना, लापरवाही करना, ठीक है। तो ये प्रमाद मन से संबंधित है या शरीर से, शरीर से, मन से, ठीक। अब देखो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें 2 चीजें हैं, आलस्य है और इसके ऊपर था प्रमाद। प्रमाद का संबंध हमारे मन से होता है और आलस्य का संबंध हमारे शरीर से होता है। ध्यान में भी ऐसा ही होगा ना मैडम? किसमें? ध्यान में। तो वो भी तो मन से संबंधित है। हाँ, नहीं तो वो दोनों में नहीं आएगा। कर्मों करने में हम जी चुराते हैं कि पूजा नहीं करनी है, तो वो आलस आया। नहीं, पूजा नहीं करनी है, मन में आया है ये विचार, शरीर से नहीं है। पूजा ना करना, पूजा तो आप लेट के भी कर सकते थे। अब आपको लग रहा है कि करना ही नहीं, हम गाने सुनेंगे, यूट्यूब देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वो भी हमारे मन से हुआ। आलस्य शरीर से, शरीर तथा मन के भारी होने से योग साधना में पुरुषार्थ ना कर पाना। कई बार होता है ना, हम इतना अधिक भोजन कर लेते हैं जिसके कारण शरीर में भारीपन होगा और सुबह हम समय पर जगेंगे नहीं, योग अभ्यास, प्राणायाम, पूजा, प्रार्थना कुछ भी नहीं करेंगे।
फिर है अविरति। अविरति क्या है? मन में रूप रस आदि विषयों को भोगने की इच्छा बना रहना है, कि मन में सारी चीज़ें चल रही हैं, कि जो हम मान लो हम साधना कर रहे हैं तो हमारे मन में क्या क्या चल रहा है, कुछ ऐसा खा लेते, कहीं घूम आते, कोई ड्रेस पहन लेते, तो ये सब क्या मन में चल रहा है। तो जो काम हम जिस समय पर कर रहे हैं मन वहाँ एकाग्रचित्त नहीं है, इसका नाम है अविरति। फिर है भ्रांति दर्शन। ये क्या है? उल्टा ज्ञान होना, यथा जड़ को चेतन, चेतन को जड़ मानना। ठीक है, सांप को रस्सी समझना, रस्सी को सांप समझना, ये क्या है? भ्रांति दर्शन। ये भी मन में ही होता है। फिर है अलब्ध भूमिकत्व, समाधि की प्राप्ति ना होना। मीन्स योग साधना करते हुए जिस अवस्था को हम प्राप्त करना चाहते हैं, मान लो प्राणायाम करते हुए हम क्या सोच रहे हैं कि प्राणायाम करते हुए हमारा जो श्वास है वो नाभि तक पहुंच जाए, लेकिन वो नहीं पहुंच रहा है, तो ये क्या? अलब्ध भूमिकत्व है। जो अभ्यास कर रहे हैं उस पर सफल नहीं हो रहे हैं। फिर अनावस्थित तत्व, समाधि प्राप्त होने पर पुनः छूट जाना, समाधि में चित्त को स्थिर ना कर पाना। मीन्स जो हमने जैसे कुछ दिन हमने लगातार अभ्यास किया तो हमने नावल ब्रीदिंग स्टार्ट कर दिया, नाभि तक सांस लेने का अभ्यास हमारा हो गया। फिर हमने 10 से 15 दिन किसी कारण से प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया, फिर से श्वास हमारा केवल चेस्ट तक पहुंच रहा है, नाभि तक जाना बंद हो गया। इसे क्या बोलते हैं? अनावस्थित तत्व। जो हमने सीखा था अब उसको भी भूल गए और दोबारा उसका अभ्यास ना कर पाना, इसका नाम है अनावस्थित तत्व। अब कितने लोगों के समझ में आ गए? कोई पॉइंट ऐसा लग रहा हो कि समझने में नहीं आया, वो पूछ लें, फिर शांति पाठ करेंगे। मैडम आलस्य में दोनों आएंगे ना, शरीर से और मन से? नहीं, आलस्य हमेशा शरीर में होता है, प्रमाद मन में होता है। तो दोनों एक में आए थे, वो कौन किस में आया था? अरे मन आपका अलग है, मन और शरीर एक है आपके? नहीं, कोई एक में संशय, ध्यान, प्रमाद, आलस्य, अविरति, केवल आलस्य और व्याधि शरीर से संबंधित हैं, बाकी सभी के सभी मन से संबंधित है। मन से संबंधित, ठीक है, आलस्य और व्याधि शरीर से संबंधित है और सभी मन से संबंधित है। ठीक है, सभी का क्लियर हो गया? बोलेंगे भारती जी? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो पीपीटी आप प्रेजेंट कर रहे हो ये हमें मिलेगी ना क्लास के बाद, कि हम अभी लिखना होगा? मतलब ये आपको वीडियो शेयर मिलेगी भारती जी, मिल जाएगी। जैसे अभी इतनी सारी आज भेजी थी ना, ऐसे ये भी मिलेगी, चिंता मत करो। थैंक यू। लेकिन भारती जी फिर बोल रहे सभी पीपीटीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि सभी पीपीटीज यदि आपको शेयर की जाएंगी तो आप समझ लीजिए आप मेंटली हैंडीकैप्ड हो जाएंगे। नहीं, वो फोन में देख रहे हैं ना तो राइटिंग बहुत छोटी है और इतनी फास्ट लिख नहीं पा रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं, अभी आपको रिकॉर्डिंग शेयर होगी, जहाँ कहीं ऐसा लगेगा कि हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके जो वो स्लाइड्स हैं वो शेयर की जाएंगी। ठीक है भारती जी, कहीं ऐसा लगेगा वो आपको शेयर कर दी जाएगी। क्लास में तो लगता है कि रिसीव हो गया, लेकिन आफ्टर मतलब बहुत कुछ जीवन में चलता रहता है तो ये चीजें नीचे चल जाती हैं, वो पीपीटी होती है तो रिवाइज्ड हो जाती है वापस। लेकिन हमने फिर बोला भारती जी शेयर की जाएंगी, लेकिन सभी नहीं की जाएंगी। ठीक है, जिनकी आवश्यकता होगी या यदि किसी को ऐसा लगता है कि किसी कॉन्सेप्ट को हम जरूरी है कि हमें मिल जाए तो ही हम समझ सकते हैं पीपीटी वगैरह, तो आपको शेयर की जाएगी। ठीक है, अदरवाइज यही पढ़ेंगे और दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। एक मिनट, हिमांशु जी का कोई सवाल है? हाँ, मैम ने जैसे अभी बोला कि जैसे प्राणायाम 15-20 दिन छोड़ देते तो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ऐसा 1-2 दिन छोड़ दे, हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, अगर 2-1 दिन छूट जाता है तो इससे कोई थोड़ी ना प्रॉब्लम होता है, ऐसा पूछना था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही कि नहीं। ठीक, 1-2 दिन में बहुत तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो योग है ना उसको कोई भी अच्छी चीज़ करें तो उसे रेगुलर मोड में रखेंगे, उसके परिणाम अलग दिखाई देंगे। ठीक है, और बीच में एक होता है बहुत ऐसा कोई कारण हो गया जिसके कारण हम नहीं कर पाए, वो अलग मैटर है। एक होता है कि हम डेली इसको खुद ही से पोस्टपोन कर रहे हैं, टाल रहे हैं कि अच्छा आज नहीं कल करेंगे, तो फिर बॉडी भी क्या होती है, फिर वो एडजस्टमेंट जिस चीज़ का कर चुकी है उससे वो बाहर आ जाती है। नहीं,
डालते नहीं है, कभी कहीं मतलब जाना हो जाता है, एक आधा दिन होता है, बाकी रेगुलर चल रहा है। तो वो आपको खुद ही फील होगा कि यदि एक का दिन की कोई बात है तो फिर आप खुद ही फील कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रेगुलर मोड में अगर एक से एक हफ्ते हो गया, एक दिन से एक हफ्ते, तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए सब करेंगे शांति पाठ। शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को।